Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 12th of April 2022. तो गाइज आज है तारीख 12 अप्रैल 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स, डेली मेंस आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे मिल जाती हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करेंगे हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ में। तो आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है फ्यांग विलेज को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। आपको नीचे अलग अलग पेयर्स बना के दिए गए हैं, एक तरफ डैम और लेक का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ रिवर का नाम दिया गया है, और इन पेयर्स में से एक पेयर ऐसा है जो कि करेक्टली मैच नहीं है, तो आप लोगों को उसी पेयर को चूज़ करना है। ऑप्शन ए बोलता है गोविंद सागर और सतलज, ऑप्शन बी कोलेरू लेक और कृष्णा, ऑप्शन सी उकाई रिजर्वायर और तापी रिवर, ऑप्शन डी वुलार लेक और झेलम रिवर। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इसका आंसर अभी भी नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे न्यूज़पेपर का। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। आपको पता होगा संडे में, मतलब परसों वाले दिन, जेएनयू के अंदर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर। अब यहाँ पर ये जो कंट्रोवर्सी है वो रामनवमी वाले दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि संडे को रामनवमी थी, आपको पता होगा। और ये जो कंट्रोवर्सी हुई है ये कहीं ना कहीं नॉन वेज को लेकर, यहाँ पर आप कह सकते हो नॉन वेज फूड को लेकर देखने को मिली है। अब क्या होता है यहाँ पर, ये कंट्रोवर्सी पूरी की पूरी दो गुट यानी दो ग्रुप के बीच में देखने को मिलेगी। एक तरफ है एबीवीपी, जिसकी फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर नीचे मेंशन्ड है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और दूसरी तरफ आपको लेफ्ट स्टूडेंट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिनकी यहाँ पर थिंकिंग लेफ्ट वाली है। अब यहाँ पर लेफ्ट स्टूडेंट्स हो गए, इधर यहाँ पर एबीवीपी हो गए, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक क्लैश देखने को मिल जाता है। अब ये क्लैश किस चीज़ को लेकर होता है, तो देखो जब ये मामला आगे बढ़ा, इतना ज़्यादा वायलेंस हुआ, आपने देखा होगा काफ़ी सारे पिक्चर्स कर गूगल पर ट्रेंड कर रहे थे, ठीक है, ट्विटर पर ही मुद्दा ट्रेंड कर रहा था, आपने थंबनेल में देखा होगा, है ना, वो पिक्चर्स जो है बिल्कुल वो आपको रियलिटी देखने को मिलेंगी, जैसा आप लोगों ने यहाँ पर इस थंबनेल में देखा है। तो हुआ क्या, जेएनयू के अंदर जो ये छात्र हैं, छात्र के जो यहाँ पर अलग अलग गुट आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से यहाँ पर दो गुट के नाम मैंने आपको बताया, इन्हीं के बीच में ये विवाद हुआ। अब इस विवाद के चलते तहत जब आगे सारी बातें निकल कर आती हैं तो देखो दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू। एक तरफ एबीवीपी का कहना क्या है, एबीवीपी यहाँ पर ये बोलता है कि हम लोग क्या कर रहे थे, रामनवमी को लेकर हवन कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हुआ, उसमें एक तरीके से आप कह सकते हो कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करी गई है, उसमें यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट करी गई है लेफ़्ट स्टूडेंट्स के थ्रू। और लेफ़्ट स्टूडेंट्स का कहना यह है कि देखो रामनवमी के दिन क्या हो रहा था कि एबीवीपी के स्टूडेंट्स यहाँ पर नॉन वेज फूड को अलाउ नहीं कर रहे थे। और ये सारी बात कहाँ की हो रही है, जेएनयू के अंदर, जेएनयू के अंदर जो एग्जैक्टली आपको कावेरी हॉस्टल देखने को मिलेगा वहाँ की है, ठीक है। आपको जो जेएनयू वहाँ पे अलग अलग रिवर्स के नाम पर हॉस्टल देखने को मिलते हैं, तो ये कावेरी हॉस्टल के बारे में चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो इनका अलग कहना है, इनका अलग कहना है, ये मामला अभी तक यहाँ पर एक तरीके से ऐसे ही उलझा हुआ है और इन दोनों ही ग्रुप्स के लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करी गई। आप लोग यहाँ पर देख पाओगे क्रॉस एफआईआर देखने को मिलेगी अगेंस्ट एबीवीपी और लेफ्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे मुद्दा देखा जाएगा, बाकी ये मुद्दा वाइस चांसलर्स के पास भी पहुंचता है, तो वाइस चांसलर का कहना यह है कि देखो ये सारी चीज़ें टॉलरेट नहीं करने वाले हैं हम लोग, और कुछ अगर आगे इंसिडेंट ऐसा क्रिएट होता है तो इसके बाद यूनिवर्सिटी रूल्स के हिसाब से चीज़ें यहाँ पर ट्रीट करी जाएंगी, लोगों को यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। तो इसके अंदर बस इतना ही देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मीडिया के माध्यम से इतनी ही इन्फॉर्मेशन है।
इसके अलावा कोई भी डिटेलिंग हमारे पास है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर और कोई भी ऐसा स्टेटमेंट इस चीज़ को लेकर दे नहीं सकते। तो दोनों ही ग्रुप के अपने अलग अलग स्टेटमेंट्स ये देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? बाकी तो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें भी हैं जो कि मैंने टेलीग्राम पर पोस्ट कर दी, आप लोग पढ़ सकते हो। काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश हुआ है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर यह आर्टिकल रिलेट नहीं होगा, मतलब एक तरीके से हमारे एग्जामिनेशन में हेल्प नहीं करने वाला। तो ज़्यादा डिटेलिंग मत जाओ, आप लोग यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा आइडिया रखो, बाकी बात खत्म। क्योंकि इसके ऊपर आने वाले टाइम पर काफ़ी सारे एडिटोरियल्स पब्लिश होने वाले हैं, चाहे आप लोग लिख कर रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इसको रिलेट कर सकते हो। अभी कल मैंने आपको बताया था कि इंडिया यूएस के बीच में काफ़ी सारी मीटिंग्स होने वाली हैं, जैसे 2+2 मीटिंग होगी, और 2+2 मीटिंग के साथ में जो बाइडन है और साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दोनों के बीच में यहाँ पर एक वर्चुअल समिट होना था, जो कि हुआ। आप लोग ये पिक्चर देखो। ठीक है, इस पिक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा अभी क्या हुआ, 2+2 मीटिंग में हमारे डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर दोनों थे, और यूएस के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, साथ ही साथ यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन, और इधर यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बातचीत चल रही है, प्लस यहाँ पर 2+2 मीटिंग, यहाँ पर एक फिजिकल मीटिंग हुई है। इस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ है वो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया। इस आर्टिकल में बोला गया इस मीटिंग का एक मेजर टॉपिक रहा है रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट। ठीक है, रशिया यूक्रेन को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है, और रशिया यूक्रेन के बाद जो टॉपिक्स उठाए गए हैं वो कोविड-19 पैंडेमिक है, उसके बाद ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चर्चा करी गई है, क्लाइमेट चेंज को लेकर चर्चा करी गई है, उसके साथ साथ जो साउथ एशिया वाला रीजन है और इंडो पैसिफिक रीजन है, यहाँ पर किस प्रकार से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया कुछ देशों के बारे में भी चर्चा की गई। कुछ रिपोर्टर्स यहाँ पर के रिपोर्टर्स को एक तरीके से काफ़ी सारी बातें बताई गई, जिनके थ्रू पता ये चलता है पाकिस्तान और श्रीलंका को लेकर डिस्कशन हुआ है, लेकिन बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पर चर्चा हुई नहीं है। अब आपको पता होगा क्यों चर्चा की जा रही है दोनों की। तो श्रीलंका के अंदर तो इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता होगा। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर लोगों के पास जो एसेंशियल सामान है वो खरीदने तक के पैसे नहीं है, जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आप देख पाओगे एक पॉलिटिकल क्राइसिस आ चुका है, इमरान खान जा चुके हैं, एक नए यहाँ पर पीएम आपको देखने को मिलेंगे जिनको नॉमिनेट कर लिया गया है, कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ये चीज़ें देख पाओगे। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन थोड़ा सा किया गया है, तो ये मुद्दा यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। बाकी आप लोग देख पाओगे इस आर्टिकल में और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये हमारे पेज नंबर 1 के 2 आर्टिकल थे। चलते हैं हम लोग अगले आर्टिकल की तरफ। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको एक आर्टिकल ये देखने को मिल जाएगा, इसको आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट प्लस जीएस पेपर 2 हेल्थ से भी रिलेट कर सकते हो। बात की गई है माइक्रो प्लास्टिक्स पाई गई हैं कावेरी रिवर में, और वो जो माइक्रो प्लास्टिक है वो कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक हो सकती है मछलियों के लिए, ऐसा यहाँ पर स्टडी के अंदर बताया गया। ये स्टडी IISc की, मतलब कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के थ्रू करी गई है। इस स्टडी के अंदर आप देख पाओगे यहाँ पर प्रोफेसर्स के नाम बताए गए। अगेन ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन से प्रोफेसर ने यहाँ पर ये स्टडी करी है, नहीं पूछा जाएगा। अब होता क्या यहाँ पर, ये एक तरीके से जो कावेरी रिवर वाला एरिया है वहाँ पर जाते हैं एक बार, यहाँ पर जो फ्राइड फ़िश है उसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, उसको ट्राई करते हैं, बट वहाँ पर क्या होता है, उस फिश के अंदर जो स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, उसके ऊपर ये रिसर्च करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये कैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर पूरा बदला पड़ा है फिश का। तो यहाँ पर रिसर्च करते करते इनको यहाँ पर ये मिलता है कि माइक्रो प्लास्टिक यहाँ पर पाया जा रहा है इस वाटर के अंदर में। ठीक है, अब ये कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर यूज़ करते हुए इनकी टीम ने डिटेक्ट किया माइक्रो प्लास्टिक को। माइक्रो प्लास्टिक मतलब एक छोटा सा यहाँ पर प्लास्टिक का टुकड़ा आपको देखने को मिलेगा, माइन्यूट पीसेस होते हैं प्लास्टिक के, जो कि इनफैक्ट हम लोग अपनी ऐसी आंखों से तो देख ही नहीं पाएंगे, इतने छोटे टुकड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके अंदर काफ़ी हद तक टॉक्सिकनेस देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा जहरीलापना देखने को मिलेगा। टॉक्सिक केमिकल्स इनके अंदर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक नाम दिया गया है वो है काइक्लोक्सिल। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे आप लोग देख पाओगे। उसके बाद जो ये माइक्रो प्लास्टिक्स है ये आपको बहुत सारे घरों के अंदर देखने को मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर यहाँ पर केमिकल्स काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, जिसमें बताया गया, और कुछ ऐसे केमिकल हैं जैसे कि काइक्लोक्सिल आइसोसियानेट, यहाँ पर आपको एक केमिकल देखने को मिलेगा जो कि एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर ऑथर के थ्रू बताई गई। लेकिन अभी तो आपने समझ लिया कि हाँ क्या है।
अब क्या है, देखो अपने आप में एक कंसर्न वाली बातें नहीं है, क्योंकि फ़िश के अंदर अगर ये माइक्रो प्लास्टिक जाता है, ठीक है, तो मतलब कि अभी रिवर के अंदर ये माइक्रो प्लास्टिक है और कहीं ना कहीं अगर फ़िश को हार्म करेगा, ऑब्वियस ही बात है फ़िश को हार्म होगा तो कहीं ना कहीं फ़िश की प्रजातियाँ जो है वो ख़त्म होती हुई नजर आएंगी। इनफैक्ट इससे ये भी हो सकता है जो ये माइक्रो प्लास्टिक है ये फूड चेन के अंदर आ जाएगा, मतलब जो भी यहाँ पर सी फूड खा रहा है, अब फ़िश के पेट में अगर वो माइक्रो प्लास्टिक गया तो वो उसके माध्यम से क्या होगा, वो इंसान के पेट में चला जाएगा, ठीक है, ये फूड चेन के अंदर आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पर ऑथर ने बताई है। अभी देखो ये शुरुआत है, इसको हम लोग यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये बन सकती है। बाकी माइक्रो प्लास्टिक के बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर कर लो जो कि डायरेक्टली प्रीलिम्स में हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि माइक्रो प्लास्टिक यहाँ पर फिर भी कितना साइज़ हो सकता है इसका, तो इनको डिफाइन किया जाता है कि ऐसी प्लास्टिक है जिनका साइज़ 5 मिलीमीटर से भी कम आपको देखने को मिल जाएगा, लेस देन 5 मिलीमीटर्स इन डायमीटर। और एक छोटा सा यहाँ पर साइज़ देखने को मिलता है, इनफैक्ट आप कह सकते हो कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड ज्वेलरी वगैरह के अंदर आप देख पाओगे यूज़ किए जाते हैं सामान, वो भी यहाँ उससे भी यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा देखने को मिलता है। और ये जो छोटा छोटे टुकड़े हैं प्लास्टिक के, कहीं ना कहीं हमारी ओशन के लिए और एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है। माइक्रो प्लास्टिक की भी अपनी खुद की 2 कैटेगरीज हैं, एक है प्राइमरी कैटेगरी और दूसरी है सेकेंडरी कैटेगरी। प्राइमरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर होते हैं काफ़ी छोटे हिस्से, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए यहाँ पर देखने को मिलते हैं। माइक्रो फाइबर्स आपको ये देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, क्लॉथिंग से और फिर दूसरी टेक्सटाइल से जो निकल कर आते हैं, ठीक है। माइक्रो बीड्स जैसे कि हम लोगों के पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर में छोटे छोटे माइक्रो बीड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लास्टिक फाइबर्स देखने को मिल जाएंगे, तो वही छोटे टुकड़े कहीं ना कहीं वो प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक के अंदर आ जाते हैं। सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक के अंदर बात करें तो बड़ी प्लास्टिक है वो टूट टूट कर यहाँ पर छोटे टुकड़े में बदल जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक बड़ी प्लास्टिक है, मान लो एक वाटर बॉटल है, और वाटर बॉटल यहाँ पर क्या है वो टूट टूट कर एक छोटे छोटे प्लास्टिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो वो माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है। कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पाओगे यहाँ पर ये माइक्रो प्लास्टिक्स होती हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। इनफैक्ट इससे भी बहुत छोटी हो जाती है जो कि हम लोग को मतलब देखने को भी ना मिल पाए, हम लोग यहाँ पर सही से उसको देख भी ना पाएँ। बाकी अगर हम लोग बात करें माइक्रो प्लास्टिक की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती हैं, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हमारे रेड ब्लड सेल्स को यहाँ पर डायरेक्टली परेशानी पहुँचेंगी। इससे यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा आरबीसीज़ हैं उसकी वर्किंग के अंदर यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। हमारा जो एक तरीके से आरबीसीज़ हैं इसके जो भी फंक्शनिंग है वो लिमिट हो जाएगी, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। प्लस ये जो छोटे प्लास्टिक के टुकड़े हैं ये कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट वीमेन को और ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि देखा है या प्रेग्नेंट रेट्स के अंदर भी ये जो छोटे टुकड़े हैं ये तुरंत ट्रांसफ़र हो सकते हैं लंग से इनटू हार्ट, ब्रेन और अदर ऑर्गन्स ऑफ द फोटस। यहाँ पे एक तरीके से वॉर्म में जो बेबी बन रहा है, ठीक है, उसको काफ़ी हद तक ये नुकसान पहुंचा सकता है, उसके बॉडी के अंदर ये माइक्रो प्लास्टिक एंटर कर सकता है, साथ ही साथ ह्यूमन सेल्स को ये डैमेज कर सकता है, ऐसा बताया गया। अगर हम लोग बात करें सबसे खतरनाक प्रेग्नेंट वेमेंस के लिए देखने को मिलेगा, जो बेबीज़ हैं, यंग चिल्ड्रंस हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर खतरे में देखने को मिल जाते हैं इस माइक्रो प्लास्टिक से। क्लियर हुआ? तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। देन उसके बाद पहले आज हम लोग एडिटोरियल्स को देखेंगे, हमारे पास कौन कौन से एडिटोरियल्स है, देन उसके बाद हम लोग बाकी और भी छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं उनको कवर करेंगे। तो पर्टिकुलरली हमारे पास लगभग आज 4 एडिटोरियल्स हैं डिस्कस करने के लिए और चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, रिसेंटली काफ़ी चर्चा हुई है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर हिंदी को इम्पोज किया जाएगा, हिंदी को लागू किया जाएगा, और इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के अंदर प्रोटेस्ट भी हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो डिस्कशन करेंगे आखिरकार यहाँ पर ये ऑथर ने क्या मेंशन किया है, वो सारी बातें हम लोग कवर करने वाले हैं, प्लस कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो कि डायरेक्टली आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने का मकसद ये कि डायरेक्टली हम लोग एग्ज़ाम से अपनी चीज़ों को रिलेट कर सकें, सिलेबस से रिलेट कर सकें। उसके बाद ये है आज का आर्टिकल ऑफ द डे, एक अच्छा आर्टिकल है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है कि जो MSMEs होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये काफ़ी बुरी तरह से हिट हुए हैं पेंडेमिक के टाइम पर, इनमें काफ़ी सारा लॉस देखने को मिला है। तो हमारे लिए क्या क्या लेसन्स हैं, हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, और वो सीख लेने के बाद हम लोग किस प्रकार से इन MSMEs को इम्प्रूव कर सकते हैं, वो यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, स्टेट ऑफ एडोलेसेंट लर्निंग करके आपको एक एडिटोरियल देखने को मिलेगा, जहाँ पे बात की गई है एजुकेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, खासकर ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर आप देख पाओगे क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस कोविड की वजह से, वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, तो आपको मैं काफ़ी अच्छे से बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास एक डेटा पॉइंट है, इसको डिस्कस करेंगे, बात की गई है ट्यूबरक्लोसिस यानी TB के बारे में।
कोविड के टाइम पर टीबी के केसेस काफ़ी कम हुए हैं, ये डेटा हमारे पास आता है, तो इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पर जो कि हमें एग्जाम में हेल्प करेगी। फिर उसका टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है अमेंडिंग द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। आपको पता होगा वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट को अभी अमेंड किया गया है। क्यों किया गया, क्या ज़रूरत थी, क्या होता है, प्लस एनसीबी क्या होते हैं, बहुत सारी बातें हैं इस आर्टिकल के अंदर जानने के लिए। और यूपीएससी ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है, मैं आपको वो क्वेश्चन दिखाऊंगा भी। तो यहाँ पे ये आर्टिकल भी काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। तो काफ़ी कुछ है आज हमारे डिस्कशन के अंदर। स्टार्ट करते हैं अपने इस वाले आर्टिकल से, आर्टिकल ऑफ द डे से। यहाँ पे बात की गई है एमएसएमई के बारे में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। आपको पता होगा एमएसएमई क्या है, मतलब कि छोटे, उससे बड़े और यहाँ पर उससे बड़े आप कह सकते हो। मतलब माइक्रो मतलब सबसे छोटा साइज़ हो गया, उसके बाद स्मॉल उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया, मीडियम स्मॉल वाले से थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बिजनेसेस की कैटेगरीज देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एमएसएमई के बारे में, तो एमएसएमई को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है। पहले मैं आपको एमएसएमई के बारे में कुछ बेसिक्स बताता हूं, क्योंकि बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो उसके बाद ये आर्टिकल समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक्स में सबसे पहले सीखना होगा हमें एमएसएमई का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन से हैं, सबसे छोटे वाले बिजनेसेस कौन से आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होगा और उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा माइक्रो कैटेगरी के अंदर आएगा। स्मॉल कैटेगरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये स्मॉल कैटेगरी हो गई। मीडियम कैटेगरी के अंदर जो भी बिजनेसेस हैं वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर वो 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें आती हैं एमएसएमई के अंदर में। बाकी जो ये एमएसएमई है ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी के लिए, तो भी अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, हाँ चलते हैं हम लोग। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारी इकोनॉमी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा एमएसएमई का। ये हमारी जीडीपी को मतलब ग्रो करने में काफ़ी मदद करते हैं। इनफैक्ट अगर आप कह सकते हो कि हमारी जो कंट्री की जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अंदर 30% के आसपास का कंट्रीब्यूशन आपको एमएसएमई का देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट के मामले में बात करें तो एक्सपोर्ट के मामले में भी एमएसएमई ने काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, लगभग 48% का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा हमारे पूरे कंट्री के एक्सपोर्ट के अंदर। उसके बाद एमएसएमई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार दे चुका है और यहाँ पे बताया गया लगभग 110 मिलियन पीपल को पूरे देश में यहाँ पर ये रोज़गार मिला हुआ है एमएसएमई के माध्यम से। फिर उसके बाद बताया गया एमएसएमई के जब हम लोग बात करते हैं तो ये केवल शहर वाले की बात नहीं हो रही है, शहर के साथ साथ आप देख पाओगे गांव वाले एरिया के अंदर भी आज के टाइम पर एमएसएमई का जो रोल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इनफैक्ट आधे से ज़्यादा जो ये छोटे छोटे एंटरप्राइजेस हैं वो आपको रूरल इंडिया यानी गाँव वाले एरिया के अंदर ऑपरेट करते हुए नज़र आते हैं। तो एमएसएमई समझ में आया, इसका रोल समझ में आया। अब बात करते हैं कि कोविड में क्या इम्पैक्ट पड़ा और कैसे हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं, क्या हमने सीखा है। तो एमएसएमई यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। साथ ही साथ बताया गया ये जो सेक्टर है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ठीक है। इसका एक बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा रोल है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अभी बता चुका हूँ। फिर बताया गया कि देखो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमारी सरकार ने चलाए हैं जब से देश आज़ाद हुआ है, और वो इनिशिएटिव्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पर सपोर्ट कर सके अपने एमएसएमई को। लेकिन होता क्या है, इस एमएसएमई सेक्टर को लगता है एक बहुत बड़ा झटका, कब, कोविड-19 के टाइम पर। अब कोविड-19 के टाइम पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है। हालांकि सरकार देश आज़ाद होने के बाद से लगातार इनिशिएटिव्स ले रही है, लेकिन उसके बाद भी एमएसएमई के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं इसकी ग्रोथ को लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया बाद में कोविड-19 आ जाता है। कोविड-19 के माध्यम से क्या हुआ, जो एमएसएमई सेक्टर है वो और ज़्यादा नीचे हो गया। पेंडेमिक के टाइम पर ये सेक्टर बुरी तरह से हिट हुआ है, डिमांड और सप्लाई पूरी तरह से हिट हुए हैं। उसके बाद बताया गया यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये जो सेक्टर है ये कहीं ना कहीं बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है और आज के टाइम पर भी सही से सर्वाइव करना इसके लिए मुश्किल हो चुका है। इनफैक्ट अभी भी जो रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा शॉक में रिकवरी भी प्रॉपर हो नहीं पा रही है, ये हाल हो चुका है एमएसएमई सेक्टर का। अब उसके बाद ऑथर बोलते हैं कि इस कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा क्या है आखिरकार एमएसएमई सेक्टर के ऊपर। तो फोकस करते हैं इसको। एक रीसेंट स्टडी करी गई है राइटर्स के थ्रू, और इन्होंने बताया कि देखो एक प्राइमरी सर्वे है, लगभग 225 छोटी छोटी फर्म्स का ये सर्वे किया गया।
ये फर्म्स कहाँ पे लोकेटेड हैं? ये फर्म्स लोकेटेड है एनसीआर वाले रीजन पर, नेशनल कैपिटल रीजन और साथ ही साथ उत्तराखंड वाले रीजन पर। वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, इनको अच्छे से देखा गया, इनको मतलब ऑब्वियस सी बात है मॉनिटर किया गया कि हाँ क्या क्या हो रहा है इन फर्म्स के अंदर में। ऑब्जर्व करते हुए ये बताया कि इन 225 फर्म में से जो 90% यहाँ पर फर्म का टर्नओवर आपको देखने को मिलेगा ये डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, तो 90% जो ये फर्म्स हैं इनमें से उनका टर्नओवर, उनकी जो भी यहाँ पर रेवेन्यू वगैरह है वो यहाँ पर कम हुआ है साल 2020-21 के अंदर। फिर उसके बाद इन्हीं में से 53% जो फर्म्स हैं इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो और बुरी तरह से फेस किया है चीज़ों को, और 50% से भी ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो, मतलब 53% ऐसी फर्म्स हैं जिनका जो रेवेन्यू है, टर्नओवर है, वो 50% से भी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। तो मतलब बताया गया ये स्मॉल फर्म्स किस प्रकार से सफ़र कर रही हैं, इनके टर्नओवर रेगुलरली कम होते हुए चले जा रहे हैं। उसके बाद इनफैक्ट सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि 29% तक जो ये फर्म्स हैं वो कोलैप्स हो गए। ठीक है, वो एक तरीके से ठप से हो गए, वो बिजनेस यहाँ पर बंद से हो गए, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर 53% यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि इनकी जो डिमांड वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। प्लस 36% के अंदर देखा गया उनकी सप्लाई वगैरह के अंदर काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल डेटा ये बोलता है कि 225 फर्म्स के अंदर से मेजॉरिटी ऑफ फर्म्स ने बुरी तरह से सफ़र किया है इस कोविड-19 पैंडेमिक में। अब ऑथर बोलते हैं कि आखिरकार इसके पीछे का रीज़न क्या है। ऑथर ने एक छोटी सी स्टडी मेंशन करी है। रीज़न यहाँ पर क्या बताया, देखो मेन रीज़न यहाँ पर टर्नओवर कम होने का है। सबसे पहली चीज़ भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो चुकी थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर एक रोक लग चुकी थी, कोई ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो चेंजेस नहीं हो रहे थे कोविड-19 के टाइम पर। डिमांड वैसे ही ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, अब किसी चीज़ की डिमांड थी नहीं कोविड-19 के टाइम पर, लॉकडाउन वगैरह लगा पड़ा था, रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज हो गया था, व्यापार हो नहीं रहा था, जो हमारा मार्केट रिकवरी है बहुत स्लो है, पेमेंट डिलेज हो रही थी, ठीक है, लेबर का शॉर्टेज हो चुका था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई और इसी की वजह से इन फर्म्स ने यहाँ पर फेस किया एक सबसे बड़ा डिज़ास्टर, एक सबसे बड़ा यहाँ पर चैलेंजिंग फेस कोविड-19 के टाइम पर देखने को मिला। उसके बाद ऑथर बोलते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर फेस करी गई हैं फर्म्स के थ्रू, अपने वापस से रिवाइव होने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट पेमेंट इश्यूज़ आ रहे हैं, डिमांड कम है, ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं आपको देखने को मिल पाएंगे, सप्लाई चेन प्रॉपर नहीं है, स्किल्ड वर्कर्स यहाँ पे इनके पास नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं बढ़ पा रही है, मतलब लगातार बढ़ती देखने को मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर लगातार क्रिएट हो रही हैं इन MSMEs के लिए। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे बिजनेस के अंदर, आप देख पाओगे बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इन MSME के अंदर, ये बताया गया। फिर उसके बाद बोला कि ज़्यादातर जो ये फर्म्स हैं ये यहाँ पर इनको पता है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बारे में कि हम लोग हाँ बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सरकार नए नए पैकेजेस अनाउंस कर रही है MSME के लिए, तो इनको पता है। लेकिन क्या है, इनको ये भी पता है कि ये पैकेज इनको ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है, बिज़नेस के अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव है, अनसर्टेनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो इसकी वजह से कोई लॉजिक नहीं बनता कि हम लोग यहाँ पर सरकार से फाइनेंशियल असिस्टेंस लें, आत्मनिर्भर भारत के अंदर ये पैकेज लें और उसके बाद काम करें। तो यहाँ पर इनका कहना यह है कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर फोकस करना होगा कि हम लोग क्या कर सकें, डिमांड को रिवाइव कर सकें। डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, तो उसके बाद MSMEs अपने आप पटरी पर आएंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर ये सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद और यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम लोग देखें, एक चीज़ ऑथर ने ये बोली, ऐसा नहीं है कि सभी फर्म्स ने बुरी तरह से सफ़र किया है, कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिन्होंने अपना ग्रोथ वगैरह मतलब मेंटेन रखा है, लेकिन उनके साथ क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ऑथर बोलते हैं कि सभी फर्म्स ऐसी नहीं है जिन्होंने पेंडेमिक से सफ़र किया, लगभग 10% के आसपास ऐसी फर्म्स हैं इस स्टडी में जिन्होंने यहाँ पर अपने टर्नओवर को बढ़ाया है, और कुछ ऐसी हैं जिनके टर्नओवर के अंदर कोई बदलाव हुआ ही नहीं, मतलब उनका टर्नओवर अगर बढ़ा नहीं है तो कम भी नहीं हुआ, ये यहाँ पर ऑथर ने मेंशन किया। फिर उसके बाद बताया गया जो ये की सेक्टर हैं इस फर्म्स के, वो ये बोलते हैं, ये मतलब जिन भी फर्म्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हेल्थ एक्टिविटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, या फिर फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, केमिकल और बॉटनिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बेसिकली ऐसी चीज़ों के अंदर फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ऐसी वाली जो यहाँ पर फर्म्स हैं उनका यहाँ पर कोई ऐसा लॉस देखने को मिलेगा नहीं, 10% फर्म्स का जो कि इन सेक्टर के अंदर काम कर रही थी। अब जो ओनर थे इन फर्म्स के, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया, तुरंत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, अपने बिजनेसेस को ये यहाँ पर ऑनलाइन स्किल पर लेकर चले गए, जहाँ पर उन्होंने डिमांड के हिसाब से काम किया। डिमांड किस चीज़ की थी, मास्क, सैनिटाइज़र, होम डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स की, इसके ऊपर ये काम करने लगे। लेकिन जो यहाँ पर इनके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटी थी वो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लॉइट कर दी है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया। फिर उसका साथ साथ ये भी बताया गया जो ये फर्म्स हैं
इन्होंने सफ़र किया है बहुत बुरी तरह से। देखो फिर भी यहाँ पर कुछ फर्म्स हैं जो कि रिवाइव कर चुके हैं, लेकिन वो यहाँ पर अपने आप में काफ़ी बड़ी देखने को मिलेंगी जिनके अंदर कैपेसिटी थी रिवाइव करने के लिए। लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ फर्म्स ऐसी हैं जिनके अंदर कैपेसिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे कहाँ से रिवाइव करती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो ये हमने देखा। उसके साथ साथ ऑथर ने मेंशन ये भी किया कि देखो जो ये कोविड-19 है, ऐसा नहीं कि कोविड-19 पहला पेंडेमिक ये इफेक्ट पड़ा है। कोविड-19 से पहले भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्टांस देखने को मिले हैं। तो कोविड-19 ना ही पहला यहाँ पर एक डिज़ास्टर है और ना ही आखिरी है, मतलब आने वाले टाइम पर भी हम लोग देख पाएंगे ऐसे चैलेंजेस आते रहेंगे। साथ ही साथ बताया गया अगर हम लोग देखें पिछले मतलब 20 सालों के अंदर तो क्या होता है, दुनिया भर के अंदर बहुत सारे अलग अलग पैंडमिक्स आए हैं। सार्स आया 2002 से लेकर 4 के बीच में, H1N1 इन्फ्लुएंजा देखने को मिलेगा 2009 के बीच में, फिर स्वाइन फ्लू देखने को मिलेगा 2009 में, मर्स 2012 के अंदर, जीका वायरस 2015 से 16, ये बताया गया। अब कोविड-19 देखने को मिल रहा है। डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस ये है कि कोविड-19 थोड़ा ज़्यादा खतरनाक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर खतरनाक हो गया जिसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस करने पड़ गए, और यहाँ पर आप कह सकते हो इसके साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स आ गई। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर चेंज हुए, नेचुरल डिज़ास्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, फ्लड, कहीं पर सूखा पड़ गया। तो ये चीज़ों की वजह से ना इस कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा बदतर हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, बिजनेसेस को सफ़र करना पड़ा। बिजनेसेस के अंदर पहले से अनसर्टेनिटीज़ नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ने इन बिजनेसेस को और ज़्यादा बेकार कर दिया। अब यहाँ पे बताया गया ज़्यादातर आप एमएसएमईज़ देखोगे तो वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर हैं, उनके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं है कि भाई मतलब उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप देख पाओगे होता है ना एमएसएमईज़ के लिए, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है उसकी काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए, अगर इनको कोई बेनिफिट वगैरह उठाने हैं तो वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी यहाँ पर ज़्यादातर फर्म्स के पास नहीं है, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि हम लोग को ज़रूरत है एक ऐसा हमारे पास मैकेनिज़्म, एक ऐसा तरीका होना चाहिए एमएसएमई के लिए ताकि हम लोग इनको बचा सकें और इनको शट डाउन होने से बचा सकें, जो बिज़नेस अनसर्टेनिटीज़ हैं इससे ग्रो कर सकें। और यहाँ पर हम लोग सरकार का एक बहुत बड़ा रोल मानते हैं। अगर हम लोगों को इन एमएसएमई सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत बनाना है तो ऑथर ने बोला है कि आपको अपनी स्कीम के अंदर मतलब सरकार को एक इमरजेंसी फ़ंड का प्रोविज़न लाना होगा। इमरजेंसी फ़ंड मतलब कुछ फ़ंड अनाउंस करना होगा छोटे छोटे बिजनेसेस के लिए, जो कि यहाँ पर मैंडेटरी होंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, यहाँ पर जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है ना, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट डालते रहते हो, फिर उसके बाद यहाँ पर जब रिटायरमेंट होता है तो उसके आगे भविष्य के लिए, बुढ़ापे के लिए वो पैसा आपको मिल जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ फंड इमरजेंसी प्रोविज़न के अंदर रखना होगा। इसका नाम यहाँ पर अनसर्टेनिटी कॉर्पस फंड फॉर स्मॉल बिजनेस करके नाम रख सकते हो इसको, ऐसा यहाँ पर ऑथर ने बोला है। जहाँ पर आप कुछ पैसा मेंशनड होगा, कुछ पैसा रखा हुआ होगा, अगर कोई इस प्रकार से इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, बिजनेसेस के अंदर अनसर्टेनिटीज़ आती हैं, तो वो फंड वहाँ से निकाला जाए और इन बिजनेसेस की मदद की जाए उस फंड से। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर मेंशन किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि और भी हम लोग क्या कर सकते हैं। इससे देखो जो भी इकोनॉमिक शॉक वगैरह देखने को मिलेगा, जो भी चीज़ें होंगी वहाँ से हम लोग बच पाएंगे। या फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एंकरेज करने चाहिए छोटे छोटे ये जो फर्म्स हैं इनको यहाँ पर एश्योर करना चाहिए कि भाई इनको एक अच्छे अच्छे रिटर्न मिले इन्वेस्टमेंट के ऊपर इस फंड के माध्यम से। तो ये जो आप कह सकते हो कि फर्म्स है कहीं ना कहीं ये डालेंगी अपना पैसा इस इमरजेंसी प्रोविज़न के अंदर, कुछ पैसा आएगा वहाँ पे पैसा इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर इन एमएसएमईज़ की हेल्प की जाएगी जब जब इन एमएसएमईज़ को ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद बताया गया ऑथर के थ्रू कि एक और स्टेप उठा सकते हैं। एक दूसरा मेजर हो सकता है वो है स्मॉल बिजनेस इंश्योरेंस स्कीम, जो कि यहाँ पर हमारे टर्म इंश्योरेंस के साथ ही बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग सीख सकते हैं क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के साथ में, और उसी के बेसिस पर ये हम लोग इंश्योरेंस स्कीम को लेकर आ सकते हैं। यहाँ पे बताया गया लगभग 6.4 मिलियन से ज़्यादा आपको एमएसएमईज़ देखने को मिल जाएंगे हमारे देश में। तो एक ह्यूज मार्केट है, मार्केट पोटेंशियल देखने को मिलेगा इंश्योरेंस सेक्टर का। तो इसी वजह से हम लोग को कुछ मेजर्स लेने चाहिए स्मॉल बिजनेस इंश्योरेंस स्कीम को लेकर, ये यहाँ पर बताया गया। उसके साथ साथ जो ये स्कीम है ये हम लोग लेकर आ सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सेकेंड गाइस, जो ये फर्म्स हैं छोटी छोटी वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। उनके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ प्रीमियम वगैरह अमाउंट पे कर सकता है, ठीक है, इनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जिससे यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर भी काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद ऑथर मेंशन करते हैं कि भाई देखो एमएसएमई सेक्टर को और मजबूत करना है तो उसके लिए आपको ये अनसर्टेनिटी कॉर्पस फंड, स्मॉल बिजनेस इंश्योरेंस स्कीम ये तो लेकर आ सकते हो आप, ये तो मदद करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पर और भी स्टेप्स की ज़रूरत होगी। इनके लिए बजट के अंदर आपको अनाउंसमेंट करना होगा। बजट के अंदर आप देख पाओगे चीज़ें सही से डिफाइन नहीं करी गई हैं एमएसएमई के लिए। तो एमएसएमई को अगर बूस्ट करना है,
ठीक है। स्मॉल फर्म्स को बूस्ट करना है तो आपको यहाँ पर कुछ अलग से स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, खासकर गवर्नमेंट को यहाँ पर काम करना होगा, गवर्नमेंट को फोकस करना होगा। पहली चीज़ डिमांड इश्यूज़ के ऊपर, जो डिमांड की कमी है, ठीक है। अगर यहाँ पर डिमांड की ऐसी कमी रहेगी तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है ये एमएसएमई और डाउन जाएंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह है कि हम लोग अपने डिमांड इश्यूज़ को रिजॉल्व करें और उसके बाद हम लोग देख पाएंगे हमारी एमएसएमईज प्रॉपर वर्क करती हुई नजर आएंगी। क्लियर हुआ? आई होप आप लोग को यहाँ पर ये एडिटोरियल काफ़ी अच्छे समझ में आ चुका है, एमएसएमई सेक्टर को लेकर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, यह बात करता है अमेंडिंग द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट। ये क्या है समझते हैं। इस आर्टिकल के रिगार्डिंग कुछ पीपीटीज वगैरह क्रिएट कर रखी थी, तो इसी से मैं आप लोगों को यहाँ पर ये समझाने वाला हूँ। आप देख पाओगे ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि अब द हिंदू के अंदर आया है। कहाँ पर? टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर। ये उससे पहले इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन पर आ चुका है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है, ये एक्ट क्या है। प्लस उसके बाद आप देख पाओगे ये हमारे देश भर के काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो मतलब एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, चलो स्टार्ट करते हैं इस एनालिसिस को। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट लाया गया है। ये एक अमेंडमेंट एक्ट है। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस करेगा इसके अंदर, मतलब एक बिल आया है अभी, तो फिलहाल तो एक बिल है जो कि लोकसभा के अंदर पास किया गया, ठीक है। अब ये जो बिल है एक अमेंडमेंट बिल है, तो मतलब चेंज किए होंगे, बिल्कुल चेंज किया हुआ है। तो मतलब इससे पहले हमारे पास एक एक्ट हुआ करता था, हाँ 2005 वाला एक एक्ट हुआ करता था, उसके अंदर चेंज करके यहाँ पर एक नया बिल पास किया गया है, जिसका नाम पूरा क्या है, नाम ध्यान रखना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022, ठीक है। इसको पास कर दिया गया अभी लोकसभा में, इसी वजह से ये चर्चा में है। नाउ ये जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल है, ये मतलब कि चेंजेस करेगा इसके अंदर। मैंने आपको बताया अमेंडमेंट बिल है, तो इससे पहले जो हमारे पास 2005 वाला बिल था, सॉरी एक्ट था, एक्ट के अंदर बदलाव होगा। जो 2005 वाला एक्ट था उसके अंदर हमने यहाँ पर चेंजेस करे हैं। अब यहाँ पर ये बिल आया है, लोकसभा के अंदर पास हुआ, देन राज्यसभा के अंदर पास होगा, देन उसके बाद जाकर ये भी एक्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे पास पहले से एक एक्ट था, उसके अंदर चेंजेस करे गए। इसका मेजर मकसद क्या है? इसका मकसद है कि जो ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसकी फाइनेंसिंग को रोकना। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के अंदर अलग अलग, मतलब एक ऐसा हथियार जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में तबाही क्रिएट कर सके। इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स भी आप कह सकते हो, केमिकल वेपन्स भी और बायोलॉजिकल वेपन्स भी आते हुए नजर आएंगे। तो इनकी फंडिंग होती है। अब इनकी फंडिंग, इनकी फाइनेंसिंग को रोकने के लिए यहाँ पर यह बिल लाया गया है कि मान लो कोई भी एक व्यक्ति है जो कि बहुत अमीर है, उसका दिमाग घूम गया, तो यहाँ पर किसी दूसरे कंट्री को फंडिंग कर रहा है, कोई ऐसी कंट्री जो कि नॉन स्टेट एक्टर है। क्योंकि आपको पता होगा, ऑब्वियस ही बात है, जो ये वेपन्स हैं इसको यूज़ करने के लिए भी यहाँ पर काफ़ी परमिशन चाहिए होती है, और इसको लेकर काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने ट्रीटी वगैरह साइन कर रखी है। अगर उनको वेपन्स यूज़ भी करना है तो यहाँ पर बहुत कम चांसेस वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अगर उनके हाथ में ये वेपन्स लग गए, और वेपन्स कैसे लग सकते हैं उनके हाथ में, कब कोई दूसरी कंट्री सपोर्ट कर सके। कोई दूसरी कंट्री वैसे तो सपोर्ट करेगी नहीं, उस कंट्री के अंदर कोई भी व्यक्ति होगा जो कि मान लो बहुत अमीर है, उसने यहाँ पर फाइनेंसिंग वगैरह कर दी है, काफ़ी सारा पैसा प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है, उस कंट्री को, तो वो वेपन्स बना रहे हैं इस प्रकार से जो कि मास डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। तो बेसिकली इन फंडिंग, इन फाइनेंसिंग को रोकने का काम करेगा ये वाला बिल। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल शब्दों में हम लोगों ने यहाँ पर इसको समझ लिया। नाउ ये जो 2005 का एक्ट है, ये रोक लगाएगा किसी चीज़ के ऊपर, जो भी ये हथियार है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रोक लगाएगा, इसके ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर और इसके ट्रांसफ़र के ऊपर भी पूरी तरह से रोक लगाने की मदद करेगा। अगर हम लोग बात करें पिछले कुछ समय में, यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये रेगुलेशंस हैं इन वेपन्स को लेकर, वेपन्स के मतलब ऊपर ध्यान जो दिया गया, वेपन्स के ऊपर मतलब रोक लगाई गई है पूरी तरह से, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है। इंटरनेशनल लेवल पर इसके ऊपर बहुत काम किया गया है, ठीक है, कि हम लोग पूरी तरह से फोकस कर सकें और किसी भी कीमत पर कोई ऐसी नॉन स्टेट कंट्री, मतलब ऐसी कंट्री जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो उसके हाथ में ये वेपन्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उसी के साथ यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर फील्ड में FATF को भी लेकर आ गए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आपको पता होगा FATF का मेजर काम क्या है। तो FATF यहाँ पर आप कह सकते हो एक ऐसा ग्रुप है जो कि यहाँ पर क्या काम करता है, ब्लैक लिस्ट और यहाँ पर मेंटेन करता है, ठीक है। वहाँ पर ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ को डालता है, जिस भी कंट्री के अंदर टेररिज्म को फाइनेंसिंग वगैरह हो रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको लेकर ये काम करता है FATF। आपको पता होगा इसके बारे में। बट यहाँ पर क्या है, FATF को भी लाया गया। FATF भी यहाँ पर काम कर रहा है कि हम लोग पूरी तरह से रोक सकें। मतलब FATF का क्या काम रहेगा, मान लो किसी एक व्यक्ति ने क्या किया, किसी कंट्री से फंडिंग कर दी, फाइनेंसिंग कर दी दूसरी जगह पर, और ये फाइंडिंग किस लिए थी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बनाने के लिए,
कि यहाँ पर इन हथियार को बनाने के लिए। तो क्या होगा, FATF उस व्यक्ति को यहाँ पर एक तरीके से जो भी है उसके जो भी एसेट्स वगैरह हैं वो सब सीज़ कर देगा, वो सब जब्त कर लेगा। ठीक है, ये काम यहाँ पर FATF भी करने वाला है। अब बात करते हैं फाइनली ये जो बिल है हमारा जो करंट टाइम पर पास हुआ है लोकसभा के अंदर, इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको इसके 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे और तीनों सिमिलर्स हैं। पहली चीज़ यहाँ पर जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, इस बिल का मेजर मकसद है कि हम लोग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की फाइनेंसिंग को प्रोहिबिट कर सकें, रोक सकें। दूसरा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इस बिल के माध्यम से हमारी केंद्र सरकार के पास पावर आएगी कि वो यहाँ पर जो व्यक्ति फाइनेंसिंग कर रहा है उस व्यक्ति के एसेट्स को फ्रीज कर सकें, उसके फंड को जब्त कर सकें। ठीक है, उसके जो भी फाइनेंशियल एसेट हैं उसको जब्त कर सकें और इस फंडिंग को रोक सकें और उस व्यक्ति के अगेंस्ट में स्टेप उठाया जा सके। तो ये सारी पावर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ जाएंगी इस बिल के पास होने के बाद में। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर वही कि जहाँ पर कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज़ को जो ये फ़ंड अवेलेबल हो जाता है उस अवेलेबल फ़ंड के ऊपर रोक लगाना। अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके यहाँ पर फ़ंड के ऊपर एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा देना, उसके फ़ंड को फ्रीज़ कर देना, जब्त कर लेना, ताकि हम लोग कहीं से कहीं तक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बढ़ावा ना दें। इसीलिए यहाँ पर इस बिल को लाया गया। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एग्जैक्टली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस होते क्या हैं। देखो ये जो WMD है ना, इसके बारे में सबसे पहली बार चर्चा कब हुई थी, सबसे पहली बार यहाँ पर इसके बारे में एक्सप्रेशन दिया था लीडर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड आर्कबिशप ऑफ सेंटरबरी। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये 1937 की बात है और ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, बाकी यहाँ पर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में एक बार और चर्चा होती है। वो कब होती है, यहाँ पर होता क्या है, इराक के अंदर, इराक एक कंट्री है, इराक के अंदर जब US और UK, US के अंदर उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे जॉर्ज W बुश और UK था टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर के अंडर में। तो ये दोनों कंट्रीज़ ने क्या कर दिया, इराक को इन्वेड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से आगे आ गए, इन्वेजन कर रहे थे इराक के ऊपर। अब इराक को इन्वेड करते करते जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया ऐसा क्यों कर रहे हो, तो इनका मानना ये था कि बहुत सारे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस देश ने छुपा रखे हैं। हालांकि बाद में कोई भी ऐसा एविडेंस मिला नहीं कि हाँ इसके अंदर होंगे। तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कब कब चर्चा हुई है वो मैंने आप लोगों को बताया इतिहास के अंदर। स्पेनिश सिविल वॉर जो हुआ था वहाँ पर भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। लेकिन जब भी हम लोग इन वेपन्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक वेपन आते हैं, कौन से वाले, NBC मतलब न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स। और आपको पता होगा न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वेपन तीनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा डिजास्टरस हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो तबाही पूरी मचा देते हैं, काफ़ी सारी जनसंख्या में लोगों की जान ले लेते हैं। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं न्यूक्लियर वेपन। देखो पहले मैं आपको बताता हूँ वेपन्स में जो इंडिया का 2005 का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट था, जिसके अंदर अभी रिसेंटली बदलाव करे गए। इस एक्ट के अंदर बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन की ये डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाती है। बायोलॉजिकल वेपन यहाँ पर इसको हम लोग माइक्रोबियल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट और टॉक्सिन प्रकार का वेपन भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल वेपन बेसिकली एक ऐसे हथियार हैं जिसके अंदर बीमारी को फैलाया जाता है। अगर किसी कंट्री के अंदर लोगों को मारना है, वहाँ पर अटैक करना है, तो एक बीमारी को फैला दो, वो बेसिकली बायोलॉजिकल वेपन कहलाता है। उसके बाद दूसरे होते हैं केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स इतिहास में बहुत ज़्यादा यूज़ करे गए हैं। केमिकल वेपन्स के अंदर क्या होता है, जो भी हमारी जहरीली गैसेस हैं, लिक्विड्स हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है लोगों की जान लेने के लिए। ये हो गए केमिकल वेपन्स। अगर मैं आपको एक लिस्ट दिखाऊं तो केमिकल वेपन्स इतिहास में बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं। केमिकल वेपन्स के अंदर नर्व एजेंट, ब्लिस्टर एजेंट, जिसमें सैरिन, सल्फर मस्टर्ड और फॉस्जीन, क्लोरीन, टीयर गैस का इस्तेमाल होता है। और वहीं पर बायोलॉजिकल वेपन्स को जब आप देखोगे तो यहाँ पर वायरसेस का, बैक्टीरिया का और टॉक्सिन्स का इस्तेमाल होता है। जैसे इबोला वायरस हो गया, लस्सा फीवर हो गया, ये फैला दिया गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है वेपन्स के अंदर में। तो क्लियर हुआ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स में डिफरेंस क्या है। आपको बराबर में एक लिस्ट देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में बताया गया कि कब कब केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है। केमिकल वेपन्स का बहुत बार इस्तेमाल हुआ। इनफैक्ट जो वर्ल्ड वॉर 1 था उसके अंदर भी केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था। जो भी जहरीली गैसेस वगैरह हैं इनको छोड़ा गया था। फिर उसके बाद इटली के अंदर और उसके बाद जापान ने भी यहाँ पर यूज़ किया था मस्टर्ड गैस को अगेंस्ट चाइना, जर्मनी ने। फिर उसके बाद आप देख पाओगे अलग अलग ईयर दिए गए हैं, तो ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला याद रखना वर्ल्ड वॉर 1, इसको आप लोग बहुत आराम से याद भी रख पाओगे। क्लियर हुआ, तो आपने कौन से वेपन समझ लिए, बायोलॉजिकल वेपन और साथ ही साथ केमिकल वेपन। तीसरा आता है न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन के बारे में बताने की कोई आवश्यकता तो होगी नहीं मुझे, सभी को पता है कितने ज़्यादा डिजास्टर्स ये देखने को मिलते हैं। नागासाकी, हिरोशिमा के अंदर ये बॉम्ब गिरे थे जिनका इफेक्ट आज तक वहाँ पर देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। बाकी अब आपका क्वेश्चन भी होगा एक, ये जो वेपन्स है क्या कोई भी ऐसा इस्तेमाल कर सकता है? नहीं,
इसके लिए यहाँ पर आप देख पाओगे अलग अलग प्रोटोकॉल्स कन्वेंशंस बना रखे हैं जिसको अलग अलग कंट्रीज़ ने साइन कर रखा है, और वो प्रोटोकॉल कन्वेंशंस का काम यही है कि इन कंट्री को इस हथियार को यूज़ करने से रोकें हम लोग। ठीक है, तो आप देख पाओगे केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स को रेगुलेट किया जाता है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स के माध्यम से। इनमें से सबसे पॉपुलर है एक जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 का, जो कि केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स को बैन करने के बारे में चर्चा करता है। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल वेपन के लिए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 और केमिकल वेपन के लिए केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1992। ये अलग अलग कन्वेंशंस बनाए गए जिसके अंदर यहाँ पर बिल्कुल मेंशन्ड है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, इन सबको बैन करेंगे। और इंडिया ने यहाँ पर इन दोनों को साइन कर रखा है, मतलब ये बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और केमिकल वेपन कन्वेंशन 1972 1992 दोनों को यहाँ पर आप कह सकते हो हमने रेटिफाई कर रखा है, दोनों ट्रीटीज़ को हमने साइन कर रखा है। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं। अब यूपीएससी 2016 में एक क्वेश्चन पूछता है केमिकल वेपन कन्वेंशन को लेकर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा यहाँ पर दिमाग मारने वाला नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखो केमिकल वेपन कन्वेंशन को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, मतलब केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके अंदर ऑप्शन में आपको दिया गया है कि देखो स्टेटमेंट दिए गए, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन की जो कि नेटो और डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर काम करता है, तो स्टेटमेंट पहला गलत है, बिल्कुल ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं। दूसरा, यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन का मेजर काम है केमिकल इंडस्ट्री को बेसिकली मॉनिटर करना, साथ ही साथ नए वेपन्स को बनने से रोकना। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमने अभी देखा केमिकल वेपन्स के ऊपर रोक लगाने का काम करता है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पर प्रोटेक्शन देता है स्टेट्स को अगेंस्ट द केमिकल वेपन थ्रेट। ठीक है, अगर मतलब कि कोई भी थ्रेट मिल रहा है, कोई भी धमकी मिल रही है किसी स्टेट को केमिकल वेपन्स की, तो यहाँ पर उस स्टेट को प्रोटेक्शन देता है, तो अगेन थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी है 2 और 3 ओनली। क्लियर हुआ? तो ये वाला आर्टिकल भी हमारा हो जाता है पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को ये वेपन मास डिस्ट्रक्शन एक्ट अच्छे से समझ में आ चुका है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। उससे पहले आपका जो मेंस का क्वेश्चन है उसको लिख लो, इसका आंसर आपको लिखना है आज, और कैसे सबमिट करना है आपको मैं वो भी बताऊंगा। तो 12 अप्रैल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, इंडिया नेपाल के जो रिलेशनशिप हैं उसके अंदर आप देख पाओगे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलेंगे, दोनों के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन उसको समझाते हुए आपको ये बताना है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में दिक्कत क्या देखने को मिलती है। इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज़ क्या हैं, वो आप लोगों को आज के मेंस आंसर राइटिंग में लिखना है। 250 शब्दों में आपको ये समझाना होगा। ठीक है, पहले आप लोग इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप्स के बारे में बताओ, कुछ बैकग्राउंड बताओ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर इश्यूज़ बताना कैसे कैसे इश्यूज़ इवॉल्व हुए हैं। कुछ यहाँ पर आप लोग मतलब अच्छे से इसको समझा सकते हो क्योंकि हमने थोड़े दिनों पहले ही इंडिया नेपाल के रिलेशनशिप के बारे में चीज़ें कवर करी हैं। क्लियर हुआ? बाकी मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये आंसर लिखकर आपको सबमिट क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको एक ग्रुप देखने को मिलेगा दीपक यादव यूपीएससी मेंस ग्रुप। ठीक है, मतलब ये नहीं मिलेगा वैसे तो, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग वाला। जब आप लोग दीपक यादव एजुकेशन टाइप करोगे तो आपके पास सामने 3 ग्रुप आएंगे। एक ये वाला है दीपक यादव एजुकेशन, इसके आगे कुछ नहीं लिखा लेकिन यहाँ पर भी 12,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरा यूपीएससी वाला है और तीसरा मेंस आंसर राइटिंग वाला है। बेसिकली ये दोनों आपस में लिंक है। ठीक है, तो आप लोग जाकर इन ग्रुप को फॉलो कर सकते हो। इन तीनों को ज्वाइन कर लेना, तीनों पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। यहाँ पर कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है ज्वाइन करने का। ठीक है, तो जैसे आप लोग मेंस आंसर राइटिंग वाले पे क्लिक करोगे आप देख पाओगे यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। बाकी आपको पता होगा रिसेंटली सीडीएस का एग्जामिनेशन हुआ था। सीडीएस में प्रीलिम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे अपने ही डायरेक्टली वीडियो से, उसके बारे में कल मैं आप लोग को बताता हूँ। सोचा था आज डिस्कस करूँ, चलो कोई बात नहीं, कल मैं डिस्कस करूँगा। बाकी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे ये कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये 11 अप्रैल का यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन है, एमजी नरेगा को लेकर पूछा गया था। लगभग काफ़ी सारे 40-50 लोगों ने यहाँ पर इसके आंसर दिए हुए हैं। तो आप लोग जैसे ही इसको लिख लोगे, सिंपल सा यहाँ पर इस वाले कमेंट वाले सेक्शन पर टैप करना। इस पर टैप करोगे आपको ये एक अलग पेज पर लेकर चला जाएगा, वहाँ पर आप लोग अपने फ़ोटो वगैरह सेंड कर पाओगे। ठीक है, तो क्या करना है, आंसर लिखना है, फिर वहाँ पर पिक्चर क्लिक करनी है। काफ़ी सारे लोग वहाँ पर होंगे जो कि आपस में आंसर्स को रिव्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो जो हमारे पास अगला आर्टिकल है वो आपको ये वाला देखने को मिलेगा, इट्स टाइम टू लेट स्लीपिंग डोगमाज लाइज। मतलब क्या है इसको समझते हैं। शशि थरूर जी ने आर्टिकल लिखा है, तो बिल्कुल करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लिखा हुआ है पूरी तरह से आर्टिकल। ये पता है क्या हुआ, इस आर्टिकल को मैं रीड कर रहा, जब मैं रीड करता हूँ तो बेसिकली दूसरे पेपर पर रीड करता हूँ तो वहाँ पर ऑथर के नाम वगैरह नहीं लिखे हुए होते हैं, ऑथर का नाम नीचे लिखा हुआ होता है बिल्कुल, तो वहाँ पर मिलता है। अब ये आर्टिकल मैं आधा रीड करके मैं यार क्या लिखा हुआ है यार, पूरा का पूरा मतलब इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप देख पाओगे। मतलब
इनके आर्टिकल रीड नहीं करोगे तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा वैसे तो, ठीक है, क्योंकि एक ही पर्सपेक्टिव पे यहाँ पर ही बात कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अगेंस्ट बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कि ये जो है ये बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये गलत करी सरकार, उसके बारे में बातें बताई गई। मैं आपको समझाऊंगा, कोई बात नहीं, अब पढ़ लिया तो मैं आपको बता दूंगा। अब पढ़ते पढ़ते मैं लास्ट में पहुँचता हूँ, अरे मैंने कहा इन्होंने लिखा है आर्टिकल, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अभी ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये निकल कर आती है कि जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया रिसेंटली और बोला हिंदी जो है वो रिप्लेस कर देनी चाहिए इंग्लिश को, मतलब कि हिंदी एक ऐसी भाषा बन जानी चाहिए जो कि इंग्लिश को रिप्लेस कर दे। और हिंदी को इन्होंने बोला कि हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन के अंदर, नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन के अंदर, जहाँ पे आपको 8 राज्य देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग राज्य, ठीक है, जैसे कि आपको वहीं पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, वो सब देखने को मिल जाएगा। वहीं पर इस हिंदी भाषा को लागू करने के लिए, इम्पोज करने के बारे में चर्चा कर दी गई थी रिसेंटली। इसी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन के अंदर। प्रोटेस्ट यहाँ पर यह हुआ कि उनका कहना यह है कि हम लोग नहीं चाहते हिंदी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो। देखो, हिंदी को कंपलसरी बना दे सकते हैं, लेकिन आप ऑप्शनल में रख दो हिंदी को, प्रेफरेंस जो दे रहे हो वो इंग्लिश को दो, ऐसा यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न वाले लोगों का कहना है। और इसी चीज़ को यहाँ पर शशि थरूर साहब ने मतलब इसी के ऊपर लाइट डाला है और यहाँ पर ये बताया कि भाई ये जो करंट सरकार है ये हिंदी को प्रमोट कर रही है, हिंदी के बारे में चर्चा कर रही है। इन्होंने क्या बताया, अगर हम लोग बात करें अमित शाह जी, यहाँ पर एक ऐसे इंसान देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर लगातार हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम लोग बात करें तो जो भी स्कीम आ रही हैं, सरकारी स्कीम आ रही हैं, उसमें भी हिंदी का नाम डाल दिया गया है, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर इसका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में होना चाहिए था, एक न्यूट्रल ट्रांसलेशन होना चाहिए था, इनका ये कहना है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया कि देखो हिंदी को यहाँ पर एक तरीके से मैंडेटरी कर दिया गया है एमपीज़ के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए, यूनियन मिनिस्टर्स के लिए, कि भाई इनको हिंदी में यहाँ पर चर्चा करनी है। हिंदी को यहाँ पर एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया गया है सीबीएसई के अंदर में, सीबीएसई जो स्कूल्स है हमारे देश भर में, ये इनका कहना है। तो हिंदी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है इंस्टेड ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश को बढ़ावा देना चाहिए इनके हिसाब से। जो माइलस्टोन्स होता है, मतलब कि जब आप लोग रोड पर चलते होंगे तो रास्ते में आपको यहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलता होगा, इतनी दूर रह गया रास्ता, जैसे कि आप लोग ये देख पाओगे चेन्नई लिखा हुआ है ना, ये कौन सा हाईवे है और कितनी दूर किलोमीटर्स का रास्ता रह गया है, तो वो यहाँ पर आप देख पाओगे वो पहले इंग्लिश में वो करते थे, उनको भी हिंदी में कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पर शशि थरूर साहब जी के थ्रू कहना है। क्लियर हुआ, आगे बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम पर जो भी यहाँ पर एयरपोर्ट अनाउंसमेंट है वहाँ पर भी हिंदी का यूज़ होने लगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर मीडिया एडवर्टाइज़ कर रही है, ठीक है, वो यहाँ पर हिंदी में कर रही है। और भी बहुत सारे प्रोमोशनल कैंपेन्स वगैरह चलाए जा रहे हैं, वो सब हिंदी स्क्रिप्ट में चलाए जा रहे हैं, ये सब बताया गया। प्लस यहाँ पर जो फेस्टिवल्स हैं उनके नाम में हिंदी डाल दी गई है। टीचर्स डे को यहाँ पर गुरु पूर्णिमा की तरह इस प्रकार से यहाँ पर इनके थ्रू बोला गया कि भाई हर जगह पर हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है। अब इसी की वजह से एक नई कंट्रोवर्सी निकल कर आ जाती है। इन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर भी हम लोग हिंदी को कंपलसरी बना देंगे, लागू कर देंगे, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। क्लियर हुआ, ये मैंने आपको मुद्दा बताया। बाकी और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी आप लोगों को, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, आपका टाइम वेस्ट होना है अगर आप लोग थोड़ा सा और चलेगा डिटेल में तो, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ इस वजह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपना काफ़ी टाइम यहाँ पर गवाया है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बताऊँगा जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा डायरेक्टली, ठीक है। इनफैक्ट ऑब्वियसली बात, हमारा पढ़ने का मकसद है कि हम लोग डायरेक्टली हेल्प कर सकें अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एमएसएमई वाला आर्टिकल पढ़ा, ज़बरदस्त था, आपके पास बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज तैयार हो चुके हैं कि एमएसएमई कैसे सफ़र कर रहा है, कैसे रिवाइव कर सकता है। अभी हमने फिर उसके बाद वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पढ़ा, एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, ज़बरदस्त आर्टिकल था, क्वेश्चन बन सकता है। अब इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में, वो मैं आपको बताऊँगा। देखो, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इसके अंदर ये हिंदी को लागू किया गया और बोला गया हिंदी ये डिस्क्राइब किया गया एक लैंग्वेज ऑफ इंडिया है। अब होता क्या है कि आपको देखने को मिलेगा कि हिंदी को लागू किया जा रहा है इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर। हालांकि कहना यह है कि इनको क्या करना चाहिए था, 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लाना चाहिए था। 3 लैंग्वेज पॉलिसी, इंग्लिश, हिंदी और लोकल लैंग्वेज। अब किसी व्यक्ति की जो भी मर्जी है, एक तो उसके पास अपनी खुद की लोकल लैंग्वेज रहेगी, हिंदी रहेगी और इंग्लिश रहेगी, जो उसकी मर्जी वो चूज़ कर ले इसमें से, ये यहाँ पर चीज़ें लागू होनी चाहिए। फिलहाल जैसे यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट हो गया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर हिंदी को लागू करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन के अंदर प्रोटेस्ट होता है। जो एनईओ मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग ये अपने आर्गूमेंट्स मतलब बताती हैं कि भाई इसके अगेंस्ट में सब कुछ यहाँ पर मेंशन करती हैं। जैसे इनके थ्रू कहना यह है कि 6 शेड्यूल जो हमारा एक तरीके से स्टेट है, मतलब जो भी स्टेट है वो सब प्रोटेक्टेड है हमारे संविधान के 6ठे शेड्यूल से।
और जो केंद्र सरकार है वो इनके ऊपर हिंदी को ऐसे इम्पोज नहीं कर सकती इनके स्टूडेंट्स के ऊपर, ऐसा यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का कहना है। उसके बाद इनका कहना है एक डिस्क्रिमिनेशन, एक दूसरा पॉइंट यहाँ पर उठाया गया इनके थ्रू, ये बोला गया कि जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हिंदी स्पीकर्स को ज़्यादातर बढ़ावा दे रही है, और इससे क्या होगा अगर हिंदी को ऐसे प्रमोट किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स हैं वहाँ पर भी हिंदी स्पीकर्स का एक बहुत बड़ा बोलबाल हो जाएगा वहाँ पर, ये इनका कहना है। प्लस इनके थ्रू और बताया गया कि देखो जो हिंदी लैंग्वेज है उसके साथ दिक्कत क्या है, उसकी आइडेंटिटी के साथ दिक्कत क्या है वो यहाँ पर बताया गया। दिक्कत यह है कि इंडिया की जब हम लोग बात करते हैं तो ज़्यादातर जो राज्य हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पर बने हुए हैं, भाषा के आधार पर बने हुए हैं। ठीक है, अब जो ये स्टेटस है लैंग्वेज के बेसिस पर, मतलब आप पहले मुझे ये बताओ पहला कौन सा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर बना था इंडिया के अंदर, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अब जो यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर बहुत सारी भाषाएं आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे बोला गया 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए, 3 लैंग्वेज फार्मूला, और इसकी ज़रूरत क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। 3 लैंग्वेज फार्मूला का मतलब है ये देखो 3 भाषा होनी चाहिए एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उसकी एक लोकल लैंग्वेज और या फिर हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसमें से कोई सा भी चूज़ करे वो उसकी मर्ज़ी है। अब जो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है इसको सबसे पहली बार प्रपोज किया गया था कोठारी कमीशन के थ्रू 1968 में। इस स्कीम के अंदर में पहली भाषा के अंदर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को रखा गया, सेकंड के अंदर हिंदी और इंग्लिश, और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो थर्ड के अंदर एक मॉडर्न लैंग्वेज यहाँ पर रखी गई है। क्लियर हुआ, ये चीज़ें मेंशन करी गई। अब यहाँ पे बताया गया इसकी ज़रूरत क्या है। ज़रूरत ये है क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर आप देख पाओगे बहुत सारी भाषाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर यहाँ पर हमारा एम है उनको प्रमोट करना, मल्टी लैंग्वेलिज्म को प्रमोट करना, एक नेशनल हार्मनी को बनाकर रखना अपने देश में, तो यहाँ पर इस प्रकार के एक स्टेप की आवश्यकता है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, मान लो कोई नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, मतलब कि जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जा रही है, तो वहाँ पर आप कह सकते हो हिंदी स्टडी करी जा सकती है, बाकी उनके भाषाओं के साथ में अगर वो चाहें तो हिंदी पढ़ सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि दूसरा मतलब कि एक तरीके से रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश वगैरह भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ उनके पास यहाँ पर 3 भाषा देखने को मिलेंगी, ये यहाँ पर बताया गया। अदरवाइज़ आज के टाइम पर ये चीज़ें लागू नहीं हो पा रही हैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन लागू नहीं हो पा रही हैं कि भाई क्यों नहीं लागू हो पा रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखो हम लोग बात करते हैं, मान लो कुछ ऐसे स्टेट जो कि हिंदी बेल्ट के अंदर आते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर हिंदी प्रॉपर बोली जाती है, तो यहाँ पर ये नहीं चाहेंगे कि वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस प्रमोट हो। ठीक है, इस 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंदर तो वो हिंदी चूज़ करेंगे। उस प्रकार से यहाँ पर आप तमिलनाडु, पुडुचेरी और त्रिपुरा का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। ये सब भी रेडी नहीं है हिंदी को अपने स्कूल्स के अंदर, अपने स्कूल करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर ऐड करने के लिए, तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो सब अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट करने में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो हिंदी को यहाँ पर एक तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर लागू करना वो बिल्कुल गलत बताया गया यहाँ पर शशि थरूर साहब के थ्रू। क्लियर हुआ। बाकी अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि वो यहाँ पर यह है लैंग्वेज को लेकर हमारे पास क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। ठीक है, भाषा के आधार पर हमारे पास संविधान में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो जब आप लोग यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो जो आर्टिकल 29 है हमारे संविधान का, वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को। माइनॉरिटीज़ का जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। आर्टिकल बोलता है कि कोई भी यहाँ पर सेक्शन है हमारे सिटीज़न का, ठीक है, जिसकी एक अलग भाषा है, स्क्रिप्ट है, उसका कल्चर है, तो वो यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन ले सकता है, उसके पास हक है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे। तो आर्टिकल 29 ये बात करता है। आर्टिकल 343 यहाँ पर बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बताया गया कि यहाँ पर आप देख पाओगे जो हिंदी है वो बेसिकली एक तरीके से एक ऑफिशियल लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। मतलब अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन ऑफ इंडिया की, वो आपको हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। जो न्यूमरल्स होते हैं वो यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं इंटरनेशनल फॉर्म की तरह। उसके बाद बताया गया जो आर्टिकल हैं ये बताते हैं कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश को भी हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह देखने को मिल जाती है। तो ये सब बातें आर्टिकल 343 में। आर्टिकल 346 के अंदर बात करोगे तो ये अगेन बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब एक ऐसी भाषा जिसके बेसिस पर यहाँ पर 2 स्टेट्स आपस में बात कर रहे हैं, या स्टेट या यूनियन टेरिटरी आपस में बात कर रहे हैं, स्टेट या यूनियन आपस में बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल बोलता है कोई भी ऑथोराइज लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की जा सकती है। अगर मान लो 2 स्टेट्स हैं, 2 राज्य हैं, 2 से ज़्यादा राज्य हैं, आपस में उन्हें बात करनी है, अगर वो हिंदी बात करना चाहते हैं तो हिंदी का यूज़ कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 346 के अंदर मेंशन किया गया। तो ये मतलब भाषा को लेकर हमारे संविधान में क्या क्या प्रोविजन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आर्टिकल 347 आता है। इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है कि वो किसी भी ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकग्नाइज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारे प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाएं
कि हाँ भाई यहाँ पर इस स्टेट के पास ये जो लैंग्वेज है इसको रिकग्निशन मिलना चाहिए, इस राज्य की लैंग्वेज बन जानी चाहिए। तो यहाँ पर वो सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास में है, वो आर्टिकल 347 के अंदर बताया गया। क्लियर हुआ। उसके बाद आर्टिकल 350B की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बात करता है कि भाई यहाँ पर हम लोग एक स्पेशल ऑफिस फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, ये जो ऑफिसर होंगे इनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के थ्रू। ये इन्वेस्टिगेट करेंगे सारे मैटर्स के ऊपर जो कि यहाँ पर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के सेफगार्ड्स को लेकर होंगे। उन सब चीज़ों को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे हमारी प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से यहाँ पर उस रिपोर्ट के बेसिस पर यहाँ पर जो भी डिसीजन है वो लेंगे कि उस स्टेट्स को लेकर क्या क्या यहाँ पर चर्चा करनी चाहिए, क्या यहाँ पर होना चाहिए, वो सब यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। उसके साथ साथ आर्टिकल 351 की जब हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 351 भी पावर दे देता है हमारी यूनियन गवर्नमेंट को कि वो क्या कर सके। वो यहाँ पर एक तरीके से मतलब आप कह सकते हो ये यूनियन गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है कि वो यहाँ पर डेवलपमेंट कर सके हिंदी लैंग्वेज का। जो आपको 8 शेड्यूल हमारा देखने को मिलेगा हमारे संविधान का, वहाँ पर आप लोगों को 22 रिकग्नाइज्ड शेड्यूल लैंग्वेजेस भी आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 351 यहाँ पर पावर देता है हमारी यूनियन गवर्नमेंट को कि वो एक तरीके से डायरेक्टिव इशू कर सके ताकि हम लोग अपनी जो मतलब हिंदी लैंग्वेज है उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये आर्टिकल भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर चर्चा की गई है स्टेट ऑफ एडोलेसेंट लर्निंग के बारे में। देखो होता क्या है, यहाँ पर ऑथर मेंशन करती हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा है इंडिया के अंदर में एक आप कह सकते हो कि जो लगभग यहाँ पर एनरोलमेंट है, बच्चों का स्कूल के अंदर एनरोलमेंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। कहाँ पर? सेकेंडरी एज वेल एज प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रंस के अंदर। अब ये सारी बातें बताई हैं एसर रिपोर्ट ने। ASER नाम है, फुल फॉर्म इसका क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। मतलब कि एजुकेशन के बेसिस पर सालाना ये रिपोर्ट तैयार करता है। इन्होंने यहाँ पर ये दिखाया कि देखो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली हमने देखा है कि लगातार एनरोलमेंट हो रहा है स्कूल्स के अंदर में। एनरोलमेंट रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इनफैक्ट कोरोना वायरस के टाइम पर भी, पेंडेमिक के टाइम पर भी एनरोलमेंट रेट बढ़ता रहा। लोगों के यहाँ पर एडमिशन्स आपको देखने को मिल जाएंगे स्कूल के अंदर हुए हैं। एनरोलमेंट रेट के अंदर 11 से 14 साल के बच्चे हों या फिर 15 से 16 साल के, सबका एनरोलमेंट रेट आप देख पाओगे थोड़ा सा बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ा सा ये बताया गया जो 15 से 16 साल के इनका एक्चुअली में थोड़ा सा फॉल भी हुआ है। ठीक है, मतलब एनरोलमेंट रेट जो कि यहाँ पर इनके एडमिशन्स वगैरह देखने को मिले हैं। ये बताया जाता है इसके थ्रू जो ये स्कूल्स हैं, स्कूल्स के पास बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एडमिशन्स हो रहे हैं और यहाँ पर कुछ एजुकेशन वगैरह दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप लोग ये देख पाओगे कि प्रॉब्लम अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। कि यहाँ पर आप देख पाओगे प्रॉब्लम क्या निकल कर आती है, वो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है। हमने देखा कोविड-19 के टाइम पर काफ़ी सारे बच्चे बुरी तरह से सफ़र किए हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो सफ़र जिन्होंने किया है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई। बताया गया देखो बहुत सारे एफर्ट्स हमारे पेरेंट्स टीचर्स के थ्रू करे गए हैं कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से पेंडेमिक के टाइम पर घर पे पढ़ाई कर लें। ठीक है, और यहाँ पर सब कुछ हो जाए अच्छे से, ये इसके ऊपर काम किया गया। लेकिन एसर 2020 और 2021 की जो रिपोर्ट आई है वो ये बोलती है कि भाई यहाँ पर वो रिपोर्ट मतलब काफ़ी उदास करने वाली रिपोर्ट है। उसके अंदर यह बताया गया बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली हैं बच्चों को घर में। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 70% जो बच्चे हैं क्लास 9 से लेकर 12 के बीच में, इनके पास स्मार्टफोन है घर पर। लेकिन इनमें से 35% जो है वो यहाँ पर अपने सिर्फ और सिर्फ 35%, 70% में से 35% बच्चे ही यहाँ पर अपने स्मार्टफोन को यूज़ कर पा रहे हैं अपनी स्टडीज़ के लिए। उसके बाद 17% बच्चे उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी, और कुछ बच्चों के पास वो स्मार्टफोन है ही नहीं। तो इस प्रकार से चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, ये देखने को मिला कोविड-19 के टाइम पर। मतलब टेक्नोलॉजी गैप एक काफ़ी बड़ा गैप क्रिएट होता हुआ नजर आया है, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। उसके बाद और क्या बताया गया, एडिशनली अगर हम लोग बात करें, कुछ बच्चे हैं स्पेशली ओल्डर गर्ल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस देखने को मिला। इनफैक्ट आपने भी देखा होगा, हमने पहले भी रिपोर्ट डिस्कस करी है कि इस कोविड-19 के टाइम पर एजुकेशन सेक्टर में से जो गर्ल्स हैं उनको हटा दिया गया। मतलब कि गर्ल्स को स्कूल से निकाल दिया गया, घर पे यहाँ पर काम में लगा दिया गया। तो इस प्रकार की चीज़ें भी नज़र आई हैं, ये यहाँ पर बताया गया। एसर रिपोर्ट ने बताया कि 90% जो फीमेल्स हैं जिनकी एज 14 से 18 के आसपास है, उन्होंने अपना हाउस वर्क किया है, घर का काम किया है। ठीक है, और कुछ यहाँ पर 3/4 मेल हैं जिन्होंने घर का काम किया है, लेकिन यहाँ पर फीमेल्स ने ज़्यादा सफ़र किया है। उसके बाद एक रिपोर्ट आती है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड रिपोर्ट, यूनिसेफ के थ्रू आती है रिपोर्ट।
इन्होंने यहाँ पर बताया कि स्कूल के बंद होने की वजह से जो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले यहाँ पर अब जेंडर देखने को मिलेगा वो गर्ल है। गर्ल ने काफ़ी हद तक यहाँ पर सफ़र किया है। कोविड-19 के टाइम पर उनको घर के काम में लगना पड़ा, घर के काम में यहाँ पर सब कुछ ऐड किया गया, घर के काम में यहाँ पर वो गर्ल लगी रही है। ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और उसके बाद काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसे देखने को मिली है जहाँ पर लड़की को यहाँ पर स्कूल से ड्रॉप आउट करवा दिया गया और घर में यहाँ पर रखा गया। तो ये क्रिएट हुआ, क्लियर हुआ इसके बारे में। फिर उसके बाद और क्या मेंशन किया गया, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे एक जेंडर गैप भी आपको बहुत बड़ा देखने को मिल जाता है। जेंडर गैप के अंदर अगर हम लोग बात करें कि जैसे कि आप लोग ये देख पाओगे कि जो एसर 2017 है, इन्होंने ये बताया 14 से 18 साल के जो यूथ एस्पिरेशंस हैं, यहाँ पर आप देख पाते हो तो ज़्यादातर जो मेल हैं, मेल भी हैं और फीमेल दोनों देखने को मिलेंगे। मेल हैं जो कि बनना चाह रहे हैं लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो आर्मी, पुलिस, इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर। यहाँ पर जो टीचर, डॉक्टर, नर्स है वो यहाँ पर फीमेल बनना चाह रही हैं। तो अपने अपने ऑक्यूपेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे इनके। लेकिन हो क्या रहा है, अब लॉकडाउन वगैरह लगा तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, इनकी जो एक्सपेक्टेशंस वगैरह वो काफ़ी हद तक डाउन गई। उसके बाद एसर रिपोर्ट ने ये भी बताया कि अगर हम लोग ओवरऑल सिनेरियो देखें तो एक जेंडर गैप क्रिएट हुआ। यहाँ पर जेंडर गैप का मतलब यह है कि जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज वाला तबका रहा है वो फीमेल का रहा है। फीमेल यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेजेस फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बताया गया, एक स्टडी ये बताती है कि जो फीमेल डिसएडवांटेज हैं वो आपको मैथमेटिक्स लर्निंग के अंदर उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी काफ़ी लंबे समय से। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, ये स्टडी ये बताती है कि आप लोग देख पाओगे लगातार विमेंस को क्या किया है, घर के काम में रखा है। उनको ऐसे काम करवाएं कि अपना मुंह हमेशा ढक के रखो या फिर आदमी के बाद में मतलब खाना खाओ। तो इस प्रकार से चीज़ आप देख पाओगे। तो विमेंस के अंदर भी आप देख पाओगे ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि देखो यहाँ पर 2 रिपोर्ट ली गई हैं। एक यहाँ पर आपको एसर की 2020-21 वाली, एक पुरानी वाली रिपोर्ट देखने को मिलेगी 2017 वाली। तो 2017 वाली के बारे में भी चर्चा की गई है कि क्या क्या सफ़र किया है वेमेन ने। ठीक है, आज के टाइम पर क्या वो लोग सफ़र कर रही हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, फीमेल को डिसएडवांटेज आपको बहुत सारी चीज़ों पर देखने को मिल जाएगा। मैथमेटिक्स लर्निंग के अंदर यहाँ पर आप देख पाओगे फीमेल को काफ़ी सारा डिसएडवांटेज देखने को मिल जाएगा, ये बताया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो पहले फेस कर रही थी विमेन ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर में, वही चीज़ें आज के टाइम पर आप देख पाओगे काफ़ी सारी जगह पर विमेन के थ्रू फेस किया गया है। क्लियर हुआ? और यहाँ पर आप देख पाओगे जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। प्लस जैसे जैसे स्कूल वापस से ओपन होते हैं जेंडर इक्वालिटी के ऊपर ध्यान दो। और यहाँ पर आप देख पाओगे कि मतलब कि स्कूल ऐसे तो धीरे धीरे ओपन हो ही रहे हैं, आपको पता होगा। और पेंडेमिक से जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर रिकवर करते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी, हम लोग चीज़ों को वापस से बिल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर चीज़ों को मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हम लोगों को, वो यहाँ पर बताया गया। क्लियर हुआ? बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चली चुकी है क्या है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर आप देख पाओगे क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल कर आई है, वही है। और सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। एजुकेशन सेक्टर में आप वे देख पाओगे, मैंने कुछ अलग से पॉइंट भी ऐड करके आप लोगों को बताए, जहाँ पर बताया कि जो विमेंस हैं वो बेसिकली काफ़ी हद तक पीछे की साइड यहाँ पर उनको रखा गया। प्लस उसके बाद मेल को यहाँ पर एक तरीके से प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया। उसके बाद जो यहाँ पर गर्ल है उसको यहाँ पर स्कूल से मतलब ड्रॉप करवा दिया गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली हैं इस कोविड-19 के टाइम पर। क्लियर हुआ? तो ये थी हमारे पास इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से ये एडिटोरियल भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल है, एडिटोरियल है, बात करता है टीबी के बारे में, यानी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। तो ट्यूबरक्लोसिस की जो यहाँ पर बीमारी है आप देख पाओगे काफ़ी सारी जगह पर इसके केसेस डिक्रीज़ होते हुए नज़र आए हैं। तो इंडिया का भी यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा जहाँ पर केसेस डिक्रीज़ हुए हैं। ये यहाँ पर मेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे देशों के नाम है जहाँ पर केसेस लगातार डिक्रीज़ हुए हैं। तो टीबी के बारे में जान लो कि देखो कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारा रिस्ट्रिक्शन रहा, लोगों का मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से टीबी थोड़ा कम फैला है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। टीबी के बारे में बात करें तो ये जो बीमारी है इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो कि आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। ये होती है एक बैक्टीरिया की वजह से, एक बैक्टीरियम की वजह से, जिसको हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। ये माइकोबैक्टीरियाई के ही फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद बताया गया यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ ये माइकोबैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, टीबी होता है, लेप्रोसी ह्यूमंस के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये बीमारियां इंसानों के अंदर भी देखने को मिल जाती हैं, प्लस यहाँ पर एनिमल्स को भी इन्फेक्ट करती हैं। ह्यूमंस के अंदर बात करें तो टीबी यहाँ पर मोस्ट कॉमनली यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे लंग्स को बुरी तरह से अफेक्ट करता है। लंग्स के साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो ये अफेक्ट करता है हमारे दूसरे ऑर्गन्स को भी। टीबी यहाँ पर एक बहुत पुरानी डिजीज़ है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई नई बीमारी हो, बहुत पुरानी है। इसके बारे में यहाँ पे आप कह सकते हो मेंशन किया गया है। इजिप्ट के अंदर यहाँ पर सबसे पहली बार 3000 BC के आसपास ये एग्जिस्ट करती थी, तो बहुत पुरानी बीमारी है। और ख़ास बात यह है कि टीबी ट्रीटेबल है और क्योरेबल है, मतलब कि टीबी बीमारी को हम लोग ठीक कर सकते हैं आराम से, ये यहाँ पर एक
प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो टीबी यहाँ पर स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, एयर के माध्यम से भी। यहाँ पर मतलब एक व्यक्ति है, ठीक है, उससे यहाँ पर थोड़ी सी हवा इन्फेक्ट हो चुकी है, अब दूसरा व्यक्ति उस हवा के कांटेक्ट में आता है तो ये बीमारी फैल सकती है। या फिर जो पीपल हैं उनको यहाँ पर कफ हो रहा है, ठीक है, या फिर उन्होंने छींक दिया, थूक दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो जर्म्स हैं उसके जर्म्स की वजह से भी यहाँ पर क्या हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के अंदर जो टीबी है बीमारी है फैल सकती है। बाकी इसके लक्षण क्या है, तो कॉमन सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि चेस्ट पेन हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, फीवर और रात में पसीना आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको ये सिनेरियो क्रिएट होता हुआ नज़र आता है टीबी के रिगार्डिंग। क्लियर हुआ? बाकी आई होप आप लोगों को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। यहाँ पे मैंने आपको टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट बता ही दिया है, या आपको मैंने कंट्रोवर्सी के बारे में स्टार्टिंग बता दिया था। काफ़ी सारे आर्टिकल्स वापस से रिपीटेडली बताए गए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे पॉलिटिक्स से भरे आर्टिकल हैं, इनको हम लोगों ने कवर कर ही लिया है। एक आर्टिकल हमारा ये वाला रह जाता है, लास्ट आर्टिकल। इसके अंदर बात की गई है अभी किस चीज़ के बारे में, एक इंडेक्स के बारे में। गुजरात ने यहाँ पर टॉप किया है एक लिस्ट के अंदर, और वो लिस्ट है नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1, ठीक है। अब ये राउंड 1 है जिसके अंदर अलग अलग राज्यों के नाम मेंशन करे गए हैं। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को लेकर ये प्रिपेयर किया गया, 6 पैरामीटर्स के ऊपर प्रिपेयर किया गया है। डिस्कॉम मतलब कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, एनर्जी के अंदर यहाँ पर कितने अच्छे से काम किया गया है, कौन से स्टेट के थ्रू, एनवायरमेंट के अंदर यहाँ पर कितने अच्छे से काम किया गया है, तो उसको लेकर यह राज्य की रैंकिंग तैयार की गई है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। ये जो स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स है, ये पहला एक ऐसा इंडेक्स है जिसका मेजर मकसद है कि हम लोग राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ के एफर्ट्स को ट्रैक कर सकें कि उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स लगाएं क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, अपने एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए क्या क्या यहाँ पर काम किया है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए इस इंडेक्स को बनाया गया था, जिसके अंदर यहाँ पर टॉप किया है अभी गुजरात ने। तो आप लोग को ध्यान रखना है, गुजरात, केरला और पंजाब, इनकी रैंक आपको देखने को मिलेगी। टॉप 3 परफॉर्मर्स आपको देखने को मिलेंगे बड़ी स्टेट्स की कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ पर जो लिस्ट है इसके अंदर जो राज्यों की कैटेगरी डाली गई है वो एक बिगर स्टेट्स, स्मॉलर स्टेट्स और उसके बाद यूनियन टेरिटरीज़ की कैटेगरी डाली गई है। तो लार्जर स्टेट्स में गुजरात, केरला, पंजाब टॉप करते हैं, उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये बॉटम में आते हैं। ये नीचे से यहाँ पर 3 स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद गोवा एमर्ज होता है यहाँ पर एज अ टॉप परफॉर्मर इन द स्मॉलर कैटेगरी। स्मॉलर कैटेगरी में गोवा टॉप परफॉर्मर है। उसके बाद त्रिपुरा और मणिपुर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और यूनियन टेरिटरीज में बात करें तो चंडीगढ़, दिल्ली और दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली ये टॉप परफॉर्मर्स आपको नजर आएंगे। इन्होंने काफ़ी अच्छे से काम किया है अपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को देखते हुए, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है या फिर एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम किया है, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से काम किया है, ये यहाँ पर बताया गया। क्लियर हुआ? बाकी हरियाणा एक बेस्ट परफॉर्मर देखने को मिला है क्लीन एनर्जी के कैटेगरी के अंदर। हरियाणा के बाद यहाँ पर आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा जो कि एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी के अंदर टॉप करता है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। डिस्कॉम की परफॉर्मेंस में अगर हम लोग बात करें, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मामले से जो कि इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो उस मामले में केरला ने टॉप किया है। तो केरला के अंदर आपको देखने को मिलेगा, केरला एक अफोर्डेबल और रिलायबल कैटेगरी के अंदर आता है। और पंजाब यहाँ पर, मतलब पंजाब आपको बेस्ट परफॉर्मर देखने को मिलेगा डिस्कॉम में, और केरला भी बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और हरियाणा तो है ही। बाकी सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई दी हैं कि कौन कौन से स्टेट्स, और ये बड़े स्टेट्स हो गए, ये छोटे स्टेट्स हो गए, और यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज हो गए जिन्होंने इस लिस्ट के अंदर अभी टॉप किया है। क्लियर हुआ? तो ये हुई हमारे पास ये वाली इन्फॉर्मेशन कवर। उसके बाद आप अगले ही पेज पर देखोगे तो और कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड सेक्शन पर आएंगे। वर्ल्ड सेक्शन पर दुनियादारी में क्या चल रहा है, तो दुनियादारी में चलती हुई कोई भी ऐसी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। रशिया यूक्रेन के बारे में चर्चा की गई है। अगेन यहाँ पर कोई भी ऐसी नई बात निकल कर नहीं आती है। यहाँ पर एक आर्टिकल देख पाओगे, चाइना ने बोला कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर बदलाव देखने को मिला। तो चाइना होप करता है कि जो भी बदलाव हुआ है पाकिस्तान की लीडरशिप में, इससे चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन जो है ख़राब नहीं होंगे या इसके ऊपर कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पर चाइना का स्टेटमेंट है। क्लियर हुआ? ये आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एक लास्ट आर्टिकल ये था इकॉनमी सेक्शन पर कि जो मैन्युफैक्चरिंग है आईफोन 13 की वो स्टार्ट हो चुकी है इंडिया के अंदर, ये भी हमारे काम का नहीं है। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर दिस इज़ इट। यही था हमारा पूरा का पूरा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बाकी मैं आप लोगों को आज का क्वेश्चन भी दे देता हूँ, सॉरी क्वेश्चन तो दे चुका हूँ मैं, आपके साथ जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है।
जैसा मैंने आप लोगों से बोला था। तो इसमें मैंने आपसे पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली यहाँ पर मैच नहीं है कौन सा पेयर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, कोलोरू लेक और साथ ही साथ कृष्णा, ये आपस में करेक्ट मैच पेयर नहीं देखने को मिलते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जो कोलेरू लेक है ये एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। ये लोकेटेड है कृष्णा और गोदावरी डेल्टास के बीच में, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। क्लियर हुआ? और मैं करेक्ट भी नहीं हूँ, एक बार यहाँ पर चेक कर लेना ये आंसर इसका सही है या गलत है, ठीक है। एक बार आप लोग भी चेक कर सकते हो, इसका चेक करके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना। बाकी कुछ होता है, ठीक है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, बाकी मैं कोई इसका करेक्ट जो आंसर होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो कमेंट सेक्शन वहाँ पे पिन कर दूँगा, अदरवाइज़ यहाँ पर कल के वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो गाइज़ यहाँ पर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।